हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन इन कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का जो पार्ट 2 है वो हम लेके आए हैं। पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद रह गए थे, वीडियो लंबा हो रहा था, इस वजह से दूसरा पार्ट लाया गया है। इसमें जो बचे हुए अनुच्छेद हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। 153 से आगे बढ़ना है। आर्टिकल 150 कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और साथ में संविधान संशोधन में ये भी व्यवस्था कर दी गई थी, अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो 2 राज्यों के लिए या एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान कर सकती है, तो राज्य के राज्यपाल। आर्टिकल 154 कहता है कि जो राज्यपाल होगा वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। जी, राज्यपाल ही राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सारे कार्य राज्य के राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा प्रमुख। 159 राज्यपाल की शपथ के बारे में प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। 161 आर्टिकल राज्यपाल के क्षमादान से संबंधित है, क्षमादान से। 162 आर्टिकल कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 163 की राज्य के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल जिसके अंडर में रहकर काम करेगा, जिसकी सलाह पर काम करेगा, तो राज्य की मंत्री परिषद जिसमें मुख्यमंत्री जो होगा वो प्रधान होगा, मंत्री परिषद। 167 ये है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को शासन से संबंधित जानकारी दे। कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या कर्तव्य? शासन संबंधी जानकारी दे, शासन संबंधी जानकारी दे। फिर नेक्स्ट 213 राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसके बारे में प्रावधान करता है। देखिए, इसमें से अगर इस एक को आगे कर ले तो जो 123 हो जाएगा, तो एक राष्ट्रपति का अध्यादेश हो जाएगा। ये 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, इस 2 को यहाँ कर देंगे तो राज्यपाल का अध्यादेश। उसी प्रकार से 213 हाई कोर्ट के गठन के बारे में है, और यदि इस 214 से एक आगे कर देंगे 124 तो इस सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में हो जाएगा। आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट को जो अभिलेख न्यायालय के बारे में जानकारी दी गई थी उन द सेम वे। आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट लगाने के लिए जा सकते हैं। उसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का अगर आपके वायोलेशन होता है सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, आपके जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें छीन लिए जाते हैं, तो आप सीधे तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 200 तो हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है आपको, या हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार, ऐसा लिख लें, हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार। फिर आर्टिकल 248 ये कहता है कि जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र में होंगी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होंगी। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? जो संविधान की 7वीं सूची है उसमें 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यदि मान लीजिए इसमें कोई विषय छूट जाता है या नया कोई विषय आता है तो अवशिष्ट सूची में जाएगा, और अवशिष्ट सूची पर विषय बनाने का अधिकार या नियम कानून बनाने का अधिकार है जो वो केंद्र सरकार के पास है। आर्टिकल 248 ये कहता है, ये राज्यसभा को अधिकार देता है, राज्यसभा को अधिकार। आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा को अधिकार कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर नियम बना सकती है। राज्यसभा को आर्टिकल 249 ये अधिकार देता है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर नियम बना सकती है। समान कंडीशन में राज्य सूची पे नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन है 7वीं सूची में। लेकिन यदि राज्यसभा चाहे, ध्यान रखना, राज्यसभा संसद को अधिकार देती है,
राज्यसभा का पावर अधिकार देना है, कानून संसद बनाएगी, संसद में भी राज्यसभा शामिल है, तो राज्यसभा अधिकार देगी कि अगर कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उसको संसद को पावर देगी राज्यसभा, उस पर कानून बनाया जाएगा। कानून की जो अवधि होगी वो 1 वर्ष की होगी। ओके, बनाए गए कानून की अवधि 1 वर्ष के लिए होती है। 1 वर्ष बाद पुनः उसे अनुमोदित करके बार-बार बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान करता है। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद राज्यों के बीच तालमेल और समन्वय बनाने के लिए गठित की जाती है, वो संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा। 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। वित्त आयोग सिफारिशें देता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व है उसका बंटवारा कैसे किया जाए, कितना केंद्र को कितना राज्य को मिले। ठीक है, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ है, पैसे के लिए केंद्र और राज्यों के बीच। ये आप जानते हैं आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन के तहत 300 का बना दिया गया। अब यह एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे 300 का बना दिया गया। ये कहता है कि राज्य सरकार कानून के द्वारा ही किसी संपत्ति पे कर लगा सकती है, किसी को किसी संपत्ति से अलग कर सकती है। आर्टिकल 312 ये आपका अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है। ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 315 कहता है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग हुआ। संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान करता है। निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों में जो मताधिकार होगा वो वयस्क मताधिकार होगा। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो ये वयस्क मताधिकार की बात करता है। मताधिकार, एडल्ट सफरेज, ठीक है, 18 वर्ष। 334 क्या कहता है? देखिए 334 समझने के लिए एक हल्की सी जो ग्लिम्स है वो 330, 331, 332 और 333 पे डाल लें। 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मींस SC और ST के आरक्षण की बात। 331 कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन का जो राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों को नामित किया जाता है, ये आर्टिकल उसकी बात करता है। हालांकि अभी सरकार ने एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। आर्टिकल 332 कहता है कि राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के सीटों के आरक्षण के बारे में। और आर्टिकल 333 कहता है कि राज्य विधानसभा में जो राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है उसके बारे में प्रावधान करता है। अब ये जो प्रावधान है ये आर्टिकल 330 से लेकर 333 तक। तो आर्टिकल 334 कहता है कि ये जो प्रावधान है ये 10 वर्ष के लिए आर्टिकल 334 में संशोधन करके बढ़ा दिए जाते हैं। आज़ादी के बाद से ही रिजर्वेशन को हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। अभी हाल ही में सरकार ने रिजर्वेशन को 104 जो संविधान संशोधन के द्वारा 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन है उसको 2030 के लिए बढ़ा दिया है। अगर प्रश्न आए कि आर्टिकल 104 के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया तो 334। संशोधन किससे संबंधित था? संशोधन संबंधित था 330 से और 332 से। ये दोनों एंग्लो इंडियन की बात करते थे। इस समय एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को सरकार ने मना कर दिया है। हालांकि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार ने कहा है कि देखेंगे अगली बार अगर जरूरत होगी तो इसको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 338 क्या कहता है? देखो आर्टिकल 338 केवल पहले आर्टिकल 338 था जो ये बात करता था कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए मींस SC के लिए एक आयोग होगा। अगर आयोग संवैधानिक होगा तो उसके पास पावर होगी और वो अनुसूचित जाति के लोगों के संरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है।
ठीक है। तो जो ये आयोग था पहले तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए बाद में कर दिया गया, लेकिन फिर 89 जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आयोग की व्यवस्था हो गई। तो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए अब अलग आयोग हो गया। अब आर्टिकल 338 के तहत एससी के लिए और आर्टिकल 338 का के तहत एसटी के लिए अलग से आयोग हो गया। लेकिन अभी हाल ही में, ठीक है, मोदी सरकार में 102 संविधान संशोधन 2018 में ओबीसी के लिए भी आयोग का गठन हो गया। तो 102 संविधान संशोधन 2018 के द्वारा ओबीसी के लिए आयोग की व्यवस्था की गई। तो 338 अनुसूचित जाति के लिए मींस एससी के लिए, 338 का अनुसूचित जनजाति मींस एसटी के लिए 89 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया और 338 का ओबीसी के लिए एक आयोग, संविधानक आयोग के गठन की बात करता है, जो 102 संविधान संशोधन 2018 में जोड़ा गया। मतलब सबके अपने अपने आयोग हो गए, लड़ाई वाली बात खत्म हो गई। तो पहले 338 में दोनों आयोग थे। आर्टिकल 343 क्या कहता है? आर्टिकल 343 राजभाषा से संबंधित है कि राज्यों के लिए राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा होगी। तो आर्टिकल 343, आर्टिकल 350 का और खा, आर्टिकल 350 का और खा को 7वें संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया। ये बात क्या करते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 350 का कहता है, खा कहता है कि एक अल्पसंख्यक भाषाई आयुक्त का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक समुदाय या ऐसी भाषाओं जो अल्पसंख्यक समुदाय यूज करते हैं उसका संरक्षण करेगा। और आर्टिकल इसमें 351 भी है हिंदी भाषा के विकास के लिए। तो 350 का मातृभाषा में शिक्षा और 350 का भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के गठन के बारे में और 351 जो है हिंदी के विकास के लिए सरकार प्रावधान करेगी। अब बात करते हैं 352, आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 आपको पता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की बात करता है आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। आर्टिकल 358 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 358 कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो आर्टिकल 19 के जो मौलिक अधिकार हैं उनका क्या हो जाएगा? वायोलेशन हो जाएगा। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकारों का वायोलेशन हो जाएगा। आर्टिकल 359 कहता है कि जो शेष मौलिक अधिकार हैं 20 और 21 को छोड़कर जो शेष मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किए जाते हैं। ये आर्टिकल 359 कहता है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। आर्टिकल 360 हमने आपको आपातकाल का जो चैप्टर है वो अपलोड किया है, उसका वीडियो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 कहता है कि केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। अगर राज्य सरकार दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं तो इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो केंद्र के निर्देशों का पालन करना राज्यों के लिए अनिवार्य है। केंद्र के निर्देशों का पालन करना आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान संशोधन। और 339 आर्टिकल 339 कहता है कि भारत के संविधान का एक संक्षिप्त नाम होगा, संविधान का वो है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम है। आर्टिकल 393 में है। ये आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल हो गए। अगर आप इनको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके ये जो आर्टिकल हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।